पिछले एपिसोड में वांग ली ने सोल रिफाइनिंग सेक्टर में जाने का डिसाइड किया था क्योंकि वहां की ऑरा बहुत ही हाई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रोल क्लाइन का सीनियर भागते हुए अपने एक आदमी के पास आता है, जहां हम देखते हैं कि वो इसे ऐसा हालत में देख काफी परेशान हो गया था और इसीलिए वो इससे पूछता है कि एंसेस्टर आपके साथ में ये क्या हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि वो इसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और तुरंत इसके पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और फिर कहता है कि तुम अपनी बॉडी मुझे दे दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वो सीनियर इसके बॉडी को ले लेता है। फिर वो कहने लगता है कि डिमोनिक चाइल्ड ने मेरे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया और मेरे सोल को हट कर दिया, लेकिन अगर मैंने उसे अपना पीछा नहीं छुड़ाया होता तो फिर मुझे लगता है कि मैं आज नहीं बच पाता और आखिरकार मैं उसके हाथों मारा जाता। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन पूरी तरह से सही नहीं होती और इसीलिए वो कोई पी लेता है। फिर वो कहने लगता है कि बिफान वांगलिन को नहीं पकड़ सका, जबकि मैंने भी अपने आधे लाइफ को खो दिया, जिसके बाद जाकर मैं केवल इस स्वॉर्ड को हासिल कर पाया हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड सोल को बाहर आने के लिए कहता है और अब इसीलिए लीगो इसके सामने आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगो इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और फिर उसे कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मुझे भी वांगली ने ही फोर्स किया था, जबकि मैं खुद उसे हेट करता हूँ। तब इस पर सीनियर उसे कहता है कि बाकी सभी स्वॉर्ड सोल तो वफादार होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम कुछ इंटरेस्टिंग हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगो इस बात से काफी खुश होने लगता है, लेकिन तभी सीनियर भी इसके तरफ गुस्से में देखने लगा था। जिसके बाद लीगो इस बात से काफी डर जाता है और फिर कहता है कि मैं उसे एक स्लेव के साथ में कंपेयर कैसे कर सकता हूँ। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सीनियर इसके बिना मतलब के बातों पर ध्यान नहीं देता और फिर कहने लगता है कि ये स्वॉर्ड कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, क्योंकि इसके स्वॉर्ड सोल के पास में कॉन्शियसनेस है, जो कि सच में बहुत ही रेयर है। अब इसीलिए वो कहने लगता है कि अगर मैंने इसे इरेज कर दिया तो फिर तो मुझे इसका बहुत ही अफसोस होगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे अपने बॉडी और सोल का मर्ज होने का वेट करना होगा, इसीलिए तब तक मैं इसे सील कर देता हूँ ताकि मैं इसके इफेक्ट को देख सकूं। फिर वो लीगो से कहने लगता है कि तुमने अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दिया है, इसीलिए अब से तुम मेरे स्वॉर्ड सोल हो। इसी के साथ वो इसे वार्निंग भी देता है कि तुम मेरे साथ में कोई चालाकी ना करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगो भी इसके लिए मान जाता है और फिर कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ही आपके लिए लॉयल रहूंगा और मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा। जिसके बाद सीनियर उसे कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ में रिट्रीट होने के लिए रेडी हो जाओ और जब मेरी सोल बॉडी के साथ में पूरी तरह से मर्ज हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम वांगलिन से अपना बदला लेने के लिए चलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर सीनियर इमोर्टल स्वॉर्ड को लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीगो की वांगलिन की याद आने लगती है और फिर उसे कहता है कि तुम मुझे बचाने के लिए कब आओगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन सोल रिफाइनिंग सेक्ट में जा रहा था, जहाँ वो कहने लगता है ऐसा कहा जाता है कि यह सेक्ट पीलू किंगडम का सबसे मिस्टीरियस सेक्ट है, जो कि कभी भी एक्टिव तरीके से डिसाइपल को रिक्रूट नहीं करता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि मैं प्रैक्टिस के लिए केप को पाकर जरूर रहूंगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ का प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए माओ जी इसके सामने आ गया था, जिसे देख वांगलिन रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को ऑफेंड करने नहीं आया, बल्कि मैं तो यहाँ पर केवल सोल रिफाइनिंग सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर माओ जी उससे पूछता है कि तुम कौन से सेक्टर से हो। जिसके बाद वांगलिन उससे कहता है कि मैं तो केवल एक आम सा कल्टिवेटर हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि माओ जी को इसके ऊपर डाउट होने लगता है और फिर वो कहता है कि फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि एक्सटर्नल डिसाइपल को एक्सेप्ट करने का टाइम बहुत पहले गुजर चुका है, इसीलिए अब तुम अगले साल वापस आना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगलिन उसे रुकने के लिए कहता है और फिर उसे कहता है कि मुझे बहुत सालों पहले एक स्वॉर्ड मिला था जिसे कि मैं यूज नहीं कर पाता और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसे आप ले लें। जिसके बाद हम देखते हैं कि माओ जी इस स्वॉर्ड को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर सोचता है कि ऐसा ट्रेजर इसके पास में कैसे आ सकता है। अब इसीलिए वो इससे पूछता है कि ये तुम्हारे पास में कहाँ से आया। जिसके बाद वांगलिन उससे कहता है कि मैंने बहुत सालों पहले किसी का हेल्प किया था और उसे मैंने इंजर्ड हालत में बचाया था, इसीलिए रिकवर होने के बाद उसने मुझे ये स्वॉर्ड दिया। लेकिन फिर वो इससे कहता है कि अभी मेरे पास में उतनी अच्छी कल्टीवेशन नहीं है, जिसका वजह से मैं इसे यूज नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि माओ जी इसे ले लेता है और फिर कहता है मैं देख सकता हूँ कि प्रैक्टिस करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, इसीलिए चलो मैं तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन बना देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपने साथ अंदर ले जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि तुम यहाँ पर कोई भी लापरवाही ना करना, नहीं तो फिर कोई भी तुम्हें यहाँ पर नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन भी इसके लिए मान जाता है और फिर वो इसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ के नजारे को देख हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो सच में बाहरी दुनिया के कई गुनी है, जिसका वजह से यहाँ पर हजारों डिसाइपल प्रैक्टिस करते हैं और इसीलिए ये तो सच में रेयर और बहुत ही जनरल सेक्टर है। मगर तभी हम देखते हैं कि माओ जी वांगलिन को चेंग के पास लेकर आ गया था और फिर उसे आवाज लगाते हुए कहता है कि तुम कहाँ हो। जिसके बाद चेंग भी सामने आते हुए
कहता है कि मैं आ गया और आखिरकार तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो। तब इस पर माओ जी इसे कुछ देते हुए कहता है कि मुझे यह लड़का रास्ते में मिला और इसीलिए क्या तुम इसे आउटर डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेंग भी इसके लिए मान गया था और फिर कहता है कि अगर तुमने इसके लिए बोल दिया तो फिर मैं इसके लिए मना कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि माओ जी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो चेंग से कहता है कि अब से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसका ख्याल रखना और मैं वापस आने के बाद तुम्हारे साथ में ड्रिंक करूंगा। मगर तभी चेंग वांग लिन से कहने लगता है कि माओ जी तो बिना प्रॉफिट के कुछ भी नहीं करता और अब इसीलिए वो इससे पूछता है कि आखिरकार तुमने उसे क्या दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता और फिर वो इसे बता देता है कि वो एक स्वॉर्ड है। तभी हम देखते हैं कि चेंग इसे प्रैक्टिस करने के लिए केप देने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि इसके लिए हर साल तुम्हें मीडियम ग्रेड वाला एक स्पिरिचुअल स्टोन देना होगा। लेकिन तभी वांग लिन को पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी है और इसीलिए वो समझ जाता है कि वो इसके किसी काम का नहीं है। फिर वो चेंग से कहता है कि मैं इस केप को चेंज करना चाहता हूँ जिसमें कि और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग इसके लिए इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और कहता है कि जो क्विक रिजल्ट के लिए ग्रीडी होता है तो इसके वजह से उसका फाउंडेशन स्टेबल नहीं हो पाता और वो अपने लाइफ में एलेक्सिर स्टेज में नहीं पहुंच पाता। मगर तभी वांग लिन उससे कहता है कि मेरे पास में एक और सवाल है और फिर कहता है कि माओ जी ने जिस सोल फ्लैग के बारे में मेंशन किया था वो क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके हाथ में जेट को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि क्या तुम्हें पता है क्योंकि हमारे सेक्टर में केवल कुछ ही नए डिसाइपल हैं लेकिन फिर भी वे बाकी फैक्शन के साथ में बहुत ही आसानी से कम्पीट कर सकते हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग लिन उससे पूछता है कि क्या सोल फ्लैग के वजह से है। जिसके बाद चेंग उससे कहता है कि हाँ तुमने सही समझा क्योंकि सोल फ्लैग हमारे सेक्टर का स्पेशल मैजिक वेपन है लेकिन इसके मिस्ट्री के बारे में केवल इनर डिसाइपल ही जान सकते हैं। फिर वो कहने लगता है कि उस समय मैंने भी इनर गेट में फाइट किया था लेकिन क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से एलेक्सिस फॉर्मेशन का अर्ली स्टेज में था जिसके वजह से मेरे स्टेटस को कैंसिल कर दिया गया और फिर इस तरह से मैं पेरिफेरल मैनेजर बन गया। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग लिन उससे कहता है कि क्या आप इसके बारे में कुछ रिवील कर सकते हैं। लेकिन इस पर चेंग उससे कहता है कि तुम अभी इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो लेकिन फिर भी हर 3 साल में 10,000 आउटर डिसाइपल के बीच में कंपटीशन होता है और फिर उसमें से केवल एक इनर गेट के लिए सेलेक्ट होता है। इसके बाद वो इसे कहता है कि अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि चेंग को इसके नाम के बारे में पता नहीं होता और इसीलिए वो इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब इस पर वांग लिन से बताता है कि आओकी। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेंग इसे अपने साथ लेकर चला गया था लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की भी इसे खोजने के लिए चारों तरफ घूम रही होती है और फिर कहने लगती है कि मैं तो उसे काफी टाइम से खोज रही हूँ लेकिन अभी तक भी मुझे उसके बारे में कोई क्लू नहीं मिला और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ में कुछ हो गया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में समझ नहीं आता और फिर इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। वहीं चेंग वांग लिन से कहने लगता है कि रूम नंबर जितना छोटा होगा उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। इसके बाद वो इससे कहता है कि मैं केवल माओ जी की वजह से तुम्हें केप दे रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके स्पिरिचुअल एनर्जी को देख काफी खुश हो जाता है और फिर वो इसके लिए इसे थैंक यू कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग इस पर कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन केप के अंदर आ गया था जहाँ वो सोचने लगता है कि 10,000 डिसाइपल में से केवल एक डिसाइपल इनर गेट में सेलेक्ट होता है जबकि सेक्टर को फिर भी सबको नरिश करने के लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम करने की जरूरत होती है। इसीलिए उसे डाउट होने लगता है कि आखिरकार इसके पीछे का इंटेंशन क्या है और फिर उसे डर लगने लगता है कि कहीं यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे स्पिरिचुअल आई नजर आती है जिसे देख वो पूरी तरह से हैरान हो गया था। फिर वो कहने लगता है कि कुंजिंग रॉक का यूज करके स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा किया जा रहा है और फिर स्पिरिट गैदरिंग अरे का यूज करके इसे बाहर जाने से रोका जा रहा है जो कि स्पिरिचुअल आई को फेक करने का अच्छा तरीका है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसे इतना आसानी से नहीं छोड़ता और फिर कहने लगता है कि अगर मैंने इसके बैन को हटा लिया तो फिर मैं सीधे कुंजिंग रॉक से कांटेक्ट कर सकता हूँ जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग के लेटर स्टेज के लिए काफी होगा। फिर वो कहने लगता है कि अभी तो मेरे पास में उतनी कल्टीवेशन नहीं है जिसका वजह से इस बैन को ब्रेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन फिर भी इसके लिए ट्राई करना तो बनता है। तभी हम देखते हैं कि वांग लिन सच में इसे ब्रेक करने में कामयाब हो गया था। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत है कि स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब उसे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो इस तरह से ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से इसके की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसीलिए वांग लिन घूमने के लिए बाहर आ गया था जहाँ हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत ही शानदार नजारा होता है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि उसे मुआन के बारे में भी याद आने लगता है और फिर वो कहने लगता है मुझे नहीं पता कि वो इस समय कैसी होगी जबकि अब तो मेरे पास में केवल 7 साल का टाइम है। इसीलिए मुझे अपने स्पीड को बढ़ाना होगा ताकि मैं इस जगह के स्पिरिचुअल आई को जल्दी से खोज सकूं क्योंकि मैं केवल इसी तरह से बैन को पूरी तरह से हटा सकता हूं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन
इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं करता और वो फिर से अपने पावर का यूज करके खोजने लगता है कि कहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ उसे केव दिखाई देती है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये केव जरूर ही असली वाले ट्रू आई के सबसे नजदीक होगा, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो कोई है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने पावर का यूज करने वाला होता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि चेंग भी यहाँ पर आ गया था, जो इसके बढ़े हुए कल्टीवेशन को देख पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि ये तो फाउंडेशन बिल्डिंग के ग्रेट परफेक्शन में पहुंच गया, जबकि इसके पास में तो केवल एवरेज वाली टैलेंट है, लेकिन इसके बाद भी ये तो केवल 3 महीनों में फाउंडेशन बिल्डिंग के अर्ली स्टेज से यहाँ तक आ गया। अब इसीलिए उसे डाउट होने लगता है कि जरूर ही इसके पास में कोई मैजिकल वेपन है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए किसी मिस्टीरियस टेक्निक का यूज कर रहा हो। इसके बाद वो इसे कहने लगता है, मुझे तो डर है कि जब मैं अगली बार तुमसे मिलूंगा तब शायद मुझे तुम्हें अपना साथी कहकर बुलाना पड़े। तभी वांग लिन सोचने लगता है कि मैं अपने सोल के कोलैप्स हो जाने की वजह से अपने एबिलिटी को नहीं छुपा सकता, इसीलिए ऐसा लगता है कि इसने क्लू के बारे में देख लिया, जिसके वजह से यह आदमी आने वाले समय में जरूर ही प्रॉब्लम बनेगा। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि ये जगह तो असल में बहुत ही शानदार है, इसीलिए मैं यहाँ पर दिन और रात सांस लेते रहा, जिसके वजह से मुझे इसमें सक्सेस मिल गई। तब इस पर चेंगू से कहने लगता है कि अगर तुम आने वाले 3 महीनों में इलेक्शन फॉर्मेशन में पहुंच गए तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हारे जीतने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर वो इसे कहता है कि अगर तुम इनर गेट में चले गए तो फिर तुम मुझसे मिलने के लिए भी आते रहना। लेकिन इसके बाद वो इसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात याद दिला देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के हेवनली कंपटीशन के लिए केवल एक रूल है, जिसका वजह से इसमें लाइफ और डेथ का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इसमें केवल तुम्हारा जितना मायने रखता है। तब इस पर वांग लिन उसे कहता है कि आपके गाइडेंस के लिए थैंक यू, और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। तभी चेंग सोचने लगता है कि अगर मैंने इससे प्रैक्टिस करने के तरीके को हासिल कर लिया तो फिर मुझे लगता है कि मैं बहुत ही आसानी से इनर गेट में वापस आ सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके केव के सामने आ गया था, जहाँ इसके खुले हुए डोर को देख इसे काफी अजीब लगता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि वो इसे बहुत ही आसानी से संभालेगा। लेकिन अब इसके अंदर जाते ही हम देखते हैं कि दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। तभी वांग लिन उससे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, जिस पर चेंग इसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम अपने कल्टीवेशन सीक्रेट को मुझे हैंड ओवर कर दो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई डर नहीं होता और वो इसे कहता है नहीं तो फिर तुम क्या करोगे, जिस पर चेंग उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर मार भी दिया तो भी कोई मुझसे इसके बारे में सवाल नहीं करेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इससे प्यार से मुझे हैंड ओवर कर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो फिर तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने फॉरबिडन फ्लैग का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिससे देख चेंग उसे कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने पावर का यूज करके इसे भी बहुत ही आसानी से रोक दिया था, जिससे देख चेंग हैरानी से उससे पूछता है कि ये क्या है, लेकिन अब हम देखते हैं कि वांग लिन से कोई जवाब नहीं देता और अपने ब्लैक ड्रैगन का यूज करके इसे मारने के लिए रेडी हो जाता है। तब इस पर चेंग उसे कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं तो यहाँ के पेरिफेरल मैनेजर हूँ। जिसके बाद वांग लिन उसे कहता है कि पेरिफेरल डिसाइपल का लाइफ और डेथ क्या डिनोमिनेशन को इंटरफेयर नहीं करेगा। तब इस पर चेंग उसे कहता है कि शायद तुम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास में तो केवल फाउंडेशन पीरियड है। और इसके बाद वो इससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तब इस पर वांग लिन उसे कहता है कि तुम इसके बारे में जानना डिजर्व नहीं करते। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसके इनर एलेक्सिर को भी ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी अपने कैब में प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर आ गया था, जो कि अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके इसे सील कर दिया था, जिसका वजह से वो अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन दीवार के दूसरी तरफ आ गया था, जहाँ के नजारे को देख वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि ये तो असल में स्पिरिट मैन माइन है। फिर वो कहने लगता है कि इस जगह में तो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है, जिसका वजह से यहाँ नेचुरल स्पिरिचुअल पावर बनी हुई है, इसीलिए ऐसा लगता है कि सील को तोड़ने के लिए ये ज्यादा सही नहीं रहेगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से उसकी हालत काफी खराब होने लगती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसमें नहीं रुकता और वो लगातार यहाँ के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो फिर से ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए होते हैं और कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या और यहाँ पर अचानक से इतनी ज्यादा प्रेशर कैसे बन गई। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो एक एक करके लगातार बहुत सारे लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस
वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।